हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन के साथ साथ ह्यूमन एलिगरी एंड विजुअलाइजिंग द नेशन इनटू ह्यूमन एलिगरी एंड नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इटली से। अब देखिए, इटली का जो यूनिफिकेशन है वो भी एक बहुत ही लंबी प्रोसेस है। जैसे जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, जर्मनी को कोशिश करते हुए देखो कितने साल हो गए। 1848 में जर्मनी ने कोशिश की, उसके बाद 71 में उनका यूनिफिकेशन हुआ। तो लंबी प्रोसेस है। इटली का यूनिफिकेशन भी इसी तरह से है। इटली एक 7 अलग-अलग पार्ट्स में डिवाइडेड था। ये सबसे नॉर्थ वाला जो पार्ट है, वो इटली के ही रॉयल फैमिली के अंडर में था। इटली की एक रॉयल फैमिली थी, जिसका राजा था विक्टर एमुनल II। उनको लगता था कि इटली यूनिफाइड होना चाहिए। ये जो 7 अलग-अलग राज्य हैं, ये एक हो जाने चाहिए, ताकि वही आगे जाके राजा बने। फिर ये नदर्न पार्ट है, जो ऑस्ट्रिया के अंडर में था। फिर ये बीच में यहाँ पे पोप, जो वर्ल्ड का सबसे छोटा देश है, का नाम है वेटिकन सिटी, वो यहीं पर है और उसी में पोप रहते हैं, तो उसके उनके अंडर में था। और ये जो सदर्न पार्ट है, ये स्पेन के अंडर में था। तो ये जो 7 अलग-अलग टुकड़े हैं, 1, ये 2, 4, 5, ये 6, ये 7, इन सातों को यूनिफाइड करना था और इसकी पूरी ज़िम्मेदारी इटली के रॉयल फैमिली पर थी और 3 लोगों ने भी इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था और बाद में यूनिफाइड हुआ इटली इस तरह से। अब देखते हैं कि इटली के यूनिफिकेशन में क्या-क्या प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। ओके, तो सबसे पहले इटली कैसे डिवाइडेड था, वो हम पढ़ लेते हैं। ये देखिए, सार्थ नॉर्थ में सबसे पहले सार्डिनिया, पेडिमोंट, इसकी तो हम बात पहले ही कर चुके हैं। यहाँ पे ऑस्ट्रिया का राज था, ये भी हम बता चुके हैं आपको। सेंटर में पोप थे और साउथ में ऑस्ट्रिया। अब देखिए, लाइक जर्मनी, जैसे जर्मनी यूनिफाइड हुआ, वैसे इटली को भी यूनिफाइड होने में बहुत ही लंबा लॉन्ग हिस्टोरिकल पीरियड लगा। ओके, इटली के जो लोग थे वो डिवाइडेड थे। इटालियंस, इटली में रहने वाले इटालियंस, जैसे इंडिया में रहने वाले इंडियंस, जैसे इटली में रहने वाले इटालियंस। दे वर स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनेस्टिक स्टेट्स एज वेल एज मल्टीनेशनल हब्सबर्ग एम्पायर। हब्सबर्ग एम्पायर के अलग-अलग टुकड़ों में वो डिवाइडेड थे। ओके, इटली में 7 स्टेट्स थे, ये तो हम इसी मैप में आपको बता चुके हैं। में से एक जो था सार्डिनिया पेडमोंट, ये जो नॉर्थ वाला है, इस पर इटली के ही प्रिंसली हाउस का राज था, जिसके राजा थे विक्टर एमुनल II। और इटली की जो लैंग्वेज थी, वो सारे लोग इटली की लैंग्वेज, उनकी जो इटालियन लैंग्वेज है, उसको नहीं बोल पाते थे। वहाँ पे रीजनल लैंग्वेजेस ज़्यादा थी। अब समझ लो, जहाँ पे इतनी सारी लैंग्वेजेस हो, वहाँ पे यूनिफिकेशन कैसे होगा? लोगों के अंदर यूनिटी नहीं होगी। इसलिए एक कॉमन लैंग्वेज होना बहुत ज़रूरी होता है। कॉमन लैंग्वेज अगर होगी, तो लोगों के अंदर यूनिटी होगी। ओके, अब आगे देखते हैं इटली के यूनिफिकेशन में किसका किसका रोल मेन था। तो 4 लोगों का नाम आता है। सबसे पहले जो सार्डिनिया पेडिमोन का नाम हमने लिया, उसके राजा विक्टर एमुनल II, फिर जिसिपी मेज़िनी, और फिर 2 और लोग हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं जिसिपी मेज़िनी से। ओके, तो 1830 के पीरियड में इन्होंने कोशिश की। इन्होंने इटली के आर्मी के साथ मिलकर इटली को यूनिफाइड करने की कोशिश की। उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज़ भी बनाई। सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाने के बाद उनका गोल था कि इटली को यूनिफाइड करना चाहिए। लेकिन ये करने के बाद भी उनको सक्सेस शायद नहीं मिला। तो अब उन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप नाम के 2 अलग-अलग ग्रुप्स बनाए। यंग इटली और यंग यूरोप, ये 2 ग्रुप बनाने के बाद उन्होंने इटली को यूनिफाइड करने की कोशिश की। लेकिन फिर भी वो कोशिश सक्सेसफुल नहीं हुई। उनको भागना पड़ता था, उनको अंडरग्राउंड होना पड़ता था, हम पहले पढ़ चुके हैं। जैसे इंडिया में एक फ्रीडम फाइटर थे जिनका नाम था विनायक दामोदर सावरकर, वी दा सावरकर। तो वीदा सावरकर जिस तरह से देश से बाहर रह के अपने देश को आज़ाद करवाने की कोशिश करते थे, वैसी ही कोशिश जिसिपी मेज़िनी ने भी की। ओके, तो 1831, 1848 2 बार कोशिश हुई और दोनों बार वो कोशिश फेल हो गई। लेकिन फिर भी पूरी ज़िम्मेदारी इटली को यूनिफाइड करने की ज़िम्मेदारी सार्डिनिया पेडिमोंट के राजा विक्टर एमुनल पर आ पड़ी। ओके, तो वो इस ज़िम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार है। अब इटली अगर यूनिफाइड हो जाता है, ये सार्डिनिया पेडिमोंट के जो राजा है, इन्होंने इटली को डेवलपमेंट का भी रास्ता दिखाया। पॉलिटिकल डोमिनेशन उनका होना चाहिए, ये भी उन्होंने कोशिश की। तो इस कोशिश के साथ-साथ उन्होंने बहुत सारे और तरीके ढूँढ निकाले, जैसे इटली को यूनिफाइड किया जाए, ताकि इटली के जो 7 स्टेट्स थे, वो कुल मिला के एक हो जाए। इटली के लोग जो थे, वो रिवॉल्यूशनरी भी नहीं थे और डेमोक्रेट भी नहीं थे। इटली के लोगों के अंदर देश प्रेम अभी ठीक से था ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग इलिटरेट थे। देखिए, इटली में बहुत सारे लोग इलिटरेट थे, तो ऐसे लोगों के अंदर देश प्रेम तैयार करना बहुत मुश्किल था। तो ये लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी पता ही नहीं थी। फिर भी इटली को यूनिफाइड करवाने में 4 लोगों का रोल था। उसके बारे में एक-एक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला रोल आता है काउंट कैमिलो डी कैवोर। ओके, ये चीफ मिनिस्टर थे, उनके मिनिस्टर्स में से एक थे, बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टर थे। काउंट, इनका पूरा नाम है काउंट कैमिलो डी कैवोर। ही वाज़ नाइदर रिवॉल्यूशनरी
नॉर डेमोक्रेट, ये उनका पहला फीचर है। ना वो रिवॉल्यूशनरी थे और ना ही वो डेमोक्रेट थे। ओके, लेकिन फिर भी लाइक अदर वेल्दी एंड एजुकेटेड पीपल ही स्पोक फ्रेंच। वो फ्रेंच लैंग्वेज बहुत अच्छी तरह से बोलते थे। इटालियन लैंग्वेज से भी ज्यादा अच्छी तरह से वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। अब इनको लगा कि इटली को यूनिफाइड करवाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो देखो, उनको फ्रेंच लैंग्वेज आती है ना, तो उन्होंने फ्रांस के साथ दोस्ती कर ली। सिंपल पॉइंट है, उनको फ्रेंच लैंग्वेज अच्छी तरह से आती है, उन्होंने फ्रांस के साथ दोस्ती कर ली। एक दिमाग लगाया, उसको टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस कहते हैं। उन्होंने फ्रांस के साथ अच्छी तरह से दोस्ती कर ली। सार्डिनिया पेटिमोन के जो राजा है, उनकी भी मदद ले ली। सार्डिनिया पेटिमोन, देखिए यहाँ पे नाम आ गया। सार्डिनिया पेटिमोन के जो राजा है ना, विक्टर एम्यूनल टू, उनकी भी मदद ली। और उनकी मदद लेकर उन्होंने ऑस्ट्रियन फोर्सेस के साथ युद्ध किया और ऑस्ट्रिया को इटली से भगा दिया 1815। इस तरह से इटली के यूनिफिकेशन में पहली शुरुआत हो गई और ऑस्ट्रिया को भगा दिया गया। अब ऑस्ट्रिया को भगाने के बाद जो पोप है वो तो उनके ही है, तो वो तो मान ही जाएंगे। अब बात आती है साउथ वाला जो हिस्सा जहाँ पे स्पेन का राज था। तो स्पेन को भगाने में मेन रोल आता है जेसीपी गैरिबाल्डी का। जेसीपी गैरिबाल्डी, इन्होंने क्या किया, इनके पास कोई आर्मी नहीं थी, कि इनके पास कोई रेगुलर ट्रूप्स नहीं थे। फिर भी उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ आर्म वॉलेंटियर्स, उन्होंने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया और उनके मदद से उन सारे लोगों की एक आर्मी तैयार की। विदाउट एनी रेगुलर आर्मी क्रिएटेड हिज ओन आर्मी। मदद, जो उनके वॉलेंटियर्स थे ना, उनकी एक आर्मी बना दी। और उसके साथ साथ उनको लोकल लोगों का भी सपोर्ट मिला साउथ में। साउथ का जो हिस्सा है ना इटली का, अभी मैप में दिखाया था, साउथ में जो लोकल पीजेंट्स थे, मजदूर थे, उनका भी सपोर्ट मिला, जिस राज्य का नाम था टू सिटीज। और उनकी मदद से स्पेनिश फोर्सेस को 1860 में भगा दिया। इटली में से स्पेन को भगा दिया गया। तो इटली में से स्पेन भाग गया, स्पेन वहां से निकल गए, तो इसका मतलब अब ऑस्ट्रिया भी इटली में से जा चुका है और स्पेन भी जा चुका है। और पोप जो है वो तो उनके ही है, तो वो तो मान ही जाएंगे। इस तरह से इटली को यूनिफाइड होने में बहुत ज्यादा आसानी हो गई। ओके, अब इटली के बहुत सारे लोग इलिटरेट है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बहुत ज्यादा इलिटरेट है। तो अभी तक उनको लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी अभी तक नहीं पता है। उनको इटालिया क्या है ये अभी तक नहीं पता। इटली के लोग जो इटालियन लैंग्वेज बोलते हैं वो उनको अभी तक नहीं पता। उन्होंने इटालिया को लाटालिया समझ लिया था। उनको लगता था कि लाटालिया, विक्टर एमुनल जो है अपने राजा, उनकी पत्नी का नाम है। तो अभी तक उनके अंदर वो फीलिंग तैयार नहीं हुई थी। ये तो यूनिफाइड हो गया, इटली के जो 7 राज्य थे वो एक हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इंग्लैंड का, ब्रिटेन, जिसे हम ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं ना, जिसमें 4 अलग अलग स्टेट्स है। इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, वेल्श और आयरलैंड है। अब इनको यूनिफाइड करवाना, कि ब्रिटेन जो है वो भी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसे हम ग्रेट ब्रिटेन आज कहते हैं। वो शुरुआत में ऐसे ग्रेट ब्रिटेन जैसे नहीं था, है ना। तो पहले वो 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड था। तो इसकी स्टोरी हम पढ़ लेते हैं। जिस तरह से 4 अलग अलग पार्ट, ये देखिए, इंग्लिश पीपल जिसको हम इंग्लैंड कहते हैं, स्कॉटिश स्कॉटलैंड, वेल्स और आयरलैंड आयरिश, ऐसे 4 अलग अलग एरिया थे। और उन चारों को यूनिफाइड किया गया, ग्रेट ब्रिटेन का नाम उसको दिया गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल था इसमें इंग्लिश लोगों का, इंग्लैंड का। इंग्लैंड ने, ऐसा कहा जा सकता है कि जबरदस्ती इनको अपने अंदर शामिल करवा लिया, जबरदस्ती। तो क्या प्रोसेस हुई वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने जो नेशन बनाया, इन्होंने जो नेशन स्टेट बनाया, अपने आप को देश बनाया, तो वो एक बहुत ही शानदार और बेहतरीन मॉडल है। देखिए, द मॉडल ऑफ नेशन और नेशन स्टेट, सम स्कॉलर हैव आर्ग्यूड इज ग्रेट ब्रिटेन। अगर कोई सबसे अच्छा नेशन स्टेट बना तो वो है ग्रेट ब्रिटेन। लेकिन ये प्रोसेस भी बहुत लंबी प्रोसेस है। देखो, जब भी कोई देश आजाद होता है, जब भी कोई देश यूनिफाई होता है, तो वो एक बहुत लॉन्ग और लंबी प्रोसेस होती है। इंडिया की बात कर लो, हमने आज़ादी की लड़ाई 1857 में शुरू की और आज़ादी मिली 1947 में। इसका मतलब कोई भी देश अगर यूनिफाइड होता है, आज़ाद होता है, तो दैट इज़ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। ओके, तो इंग्लैंड का जो यूनिफिकेशन है वो भी इसी तरह से एक बहुत ही लंबी प्रोसेस थी। इंग्लैंड भी, जिसे हम ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, सॉरी, जिसे हम ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, वो भी डिवाइडेड था 4 अलग अलग एथेनिक ग्रुप्स में। तो कौन से एथेनिक ग्रुप्स थे, ये देखिए। पहला, जिसे हम आज ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, में इंग्लिश पीपल भी है, स्कॉटिश भी थे, स्कॉटिश भी है, वेल्श भी है और आयरिश भी है। तो 4 अलग अलग लोग डिवाइडेड है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप कौन सा है? इंग्लिश। सबसे ज्यादा डोमिनेशन वाला ग्रुप कौन सा है? इंग्लिश। सबसे ज्यादा रीच ग्रुप कौन सा है? इंग्लिश। तो ये इंग्लिश लोगों ने जबरदस्ती बाकी लोगों को अपने अंदर शामिल करवा लिया। 1688 एक ऐसा ईयर है, इस वक्त इंग्लिश में जो कि एम्पायर्स थे, एम्पेरर थे, जो उनकी, जिसे हम कहते हैं मोनार्की थे, उन मोनार्की ने अपनी पावर पार्लियामेंट को दे दी 1688 में।
और वहाँ पे फिर जो प्रॉब्लम था मोनार्की का और लोगों के बीच में वो solve गया। अब सारी की सारी पावर पार्लियामेंट के अंदर है। पार्लियामेंट के पास पावर आ गई, मोनार्की की पावर खत्म हो गई, वो सिर्फ नाम के राजा है 88 में। ओके, अब ब्रिटेन ने इंग्लिश लोगों ने क्या किया, 1707 में एक एक्ट पास किया और उस एक्ट के द्वारा उन्होंने स्कॉटलैंड को जबरदस्ती अपने अंदर शामिल करवा लिया। व्हाट इज दैट ईयर, 1707। और स्कॉटलैंड को उन्होंने अपने अंदर शामिल करवा लिया और नाम क्या दिया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ब्रिटिश लोगों के नाम से उसका नाम रखा गया, दोनों का मिलाकर। तो उन्होंने क्या किया, स्कॉटलैंड पर जबरदस्ती की, इम्पोज किया, उन्होंने अपना खुद का कल्चर उन्होंने स्कॉटलैंड पे इम्पोज कर दिया। फिर उसके बाद वहां पर पार्लियामेंट भी बनी। पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा कौन से लोग, इंग्लिश लोग। स्कॉटलैंड के लोगों को ज्यादा हिस्सा नहीं दिया। देखिए यूनिफिकेशन देखो कैसे किया, जबरदस्ती उन्होंने स्कॉटलैंड को शामिल करवा लिया, विरोध तो कर नहीं सकते, आर्मी है नहीं इतनी स्ट्रांग, तो इन्होंने जबरदस्ती स्कॉटलैंड को अपने अंदर शामिल करवा लिया। जमीन का टुकड़ा एक ही है, तो शामिल करवाने के बाद वहां पे इंग्लिश लोग उनके पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा रहेंगे। ओके, वहां पे इंग्लिश कल्चर को ही पहचान मिलेगी, स्कॉटलैंड के लोगों का कल्चर कोई नहीं पहचानेगा। का कल्चर धीरे धीरे सबमर्ज, का कल्चर ब्रिटिश कल्चर के अंडर में दबने लगा। कुछ लोगों ने विरोध करने की कोशिश की, कुछ लोगों ने ट्राई किया, कैथोलिक लोगों ने, कि जो स्कॉटिश हाईलैंड पे रहते थे ना कैथोलिक, उन्होंने कोशिश की लेकिन सक्सेस नहीं मिला। उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि वो इंग्लैंड से अलग हो पाए, ग्रेट ब्रिटेन में से अलग हो, लेकिन सक्सेस नहीं मिला। ये देखिए, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन नाम रखा गया इन इफेक्ट दैट इंग्लैंड वाज एबल टू इम्पोज इट इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। उन्होंने स्कॉटलैंड के ऊपर अपना दबाव बनाए रखा। स्कॉटलैंड का कल्चर, स्कॉटलैंड की पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन सबको दबा दिया गया, खत्म कर दिया गया और इस तरह से स्कॉटलैंड या ग्रेट ब्रिटेन में शामिल हो गया। अब स्कॉटलैंड के बाद आयरलैंड का नंबर आता है, तो उन्होंने आयरलैंड को भी इसी तरह से 1801 में, 1801 में आयरलैंड को भी 1801 में इंग्लैंड में शामिल करवा लिया। आयरलैंड के लोगों ने भी कोशिश की। आयरलैंड में दो ग्रुप बन गए थे, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स। जैसे जो कैथोलिक थे वो नहीं चाहते थे कि वो आयरलैंड में आए, लेकिन प्रोटेस्टेंट जो थे वो चाहते थे। तो इसके बीच में बहुत बड़ा वॉर भी हुआ था, सिविल वॉर हो गया था आयरलैंड के अंदर। बाद में आयरलैंड को भी ग्रेट ब्रिटेन के अंदर शामिल करवा लिया गया। अब देखिए आयरलैंड भी ग्रेट ब्रिटेन में शामिल हो गया, फिर भी उनकी पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा कौन रहेंगे, ब्रिटिश इंग्लिश पीपल। देखिए इंग्लिश मेंबर्स की पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा लोग कौन से इलेक्टेड होंगे, इंग्लिश मेंबर्स। कुछ आयरिश लोगों ने विरोध किया, वोल्फ टोन एंड हिज यूनाइटेड आयरिश मैन, दे ट्राइड। 1798 में उन्होंने स्ट्रगल किया, कोशिश की वो आयरलैंड को ग्रेट ब्रिटेन में शामिल न होने दे, लेकिन ये स्ट्रगल उनका सक्सेसफुल नहीं हुआ। वो जो कोशिश थी वो फेल हो गई और बाद में फिर कुल मिला के पूरा का पूरा ब्रिटेन यूनिफाइड हो गया और वेल्स तो आसानी से, जो चौथा पार्ट था वेल्स, वो भी ब्रिटेन में शामिल हो गया। अब जब ब्रिटिश ग्रेट ब्रिटेन नाम का देश बन गया तो उसमें ब्रिटिश फ्लैग चलेगा, आयरिश नहीं, स्कॉटिश नहीं, वेल्स का नहीं, तो ब्रिटिश फ्लैग चलेगा। नेशनल एंथम भी ब्रिटिश लोगों का इंग्लिश में ही होगा, इंग्लिश लैंग्वेज को बढ़ावा दिया जाएगा। ओके, ये सारी चीजें ब्रिटेन के हिसाब से चलेगी। फिर वहां पर उन्होंने नया फ्लैग बना दिया, जो हमने पहले ही बात की, जिसका नाम था यूनियन जैक। नेशनल एंथम का नाम क्या है, गॉड सेव आवर नोबल किंग, हमारे राजा को देव, गॉड है वो हमारे राजा को प्रदान करे बहुत सारे अलग अलग आशीर्वाद दे। इंग्लिश लैंग्वेज को ही बढ़ावा मिला और इस तरह से ये जो बाकी पार्टनर्स है, स्कॉटलैंड, स्कॉटिश लोग स्कॉटलैंड के, आयरिश लोग आयरलैंड के, वेल्श, इन सब लोगों को दबा दिया गया ब्रिटिशों के अंडर में। तो इस तरह से इंग्लैंड का यूनिफिकेशन हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो बहुत ही यूनिक है, वो है यूजिलाइजिंग द नेशन। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस आपको दिखाई है, एक है जर्मनिया, ये भी जर्मनिया की है, ये भारत माता की इमेज, और यहाँ पर एक और भारत माता की इमेज। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा कि जब भी हम किसी देश का नाम लेते हैं तो देश को एक इंसान के रूप में चित्रित करते हैं। किसी इंसान को तो इंसान के रूप में चित्रित कर सकते हैं, जैसे मुझे अगर मेरी पेंटिंग बनानी तो मैं बना सकता हूँ, लेकिन देश की पेंटिंग कैसे बनाएंगे इंसान के रूप में। तो कुछ लोगों ने, कुछ आर्टिस्ट ने कोशिश की, उन्होंने क्या किया, कुछ आर्टिस्ट ने देश को एक वुमेन, फीमेल के रूप में उतार दिया कि देश एक फीमेल हो सकती है। तो देश का चित्रण चित्र उन्होंने बनाया, पिक्चर बनाया, जिसको उन्होंने एक फीमेल एलिगरी बना दिया, औरत के रूप में, क्योंकि उसके अंदर वो सारे फीचर्स हो सकते हैं जो एक देश के अंदर हो सकते हैं। तो हम इंडिया इंडिया की बात करें, जर्मनी की बात करें, फ्रांस की बात करें, किसी की भी बात करें, तो वहां पर इस तरह से हमें मिलेगा। तो जर्मनी में उन्होंने जर्मनिया नाम की फीमेल एलिगरी बना दी। तो जर्मनी मतलब जर्मनिया, भारत के बारे में हम कहते हैं ना भारत माता, इस इमेज बना देते भारत माता की।
एक और इमेज, तो जो उसके सिंबल से वो भी वहां दिखाया जाता है। ये देखिए जर्मनिया ने कुछ चीजें पहन के रखी है, हाथ में तलवार है, यहाँ पे चेस्ट के ऊपर एक प्लेट है, शील्ड है, तो उनका भी इंपॉर्टेंस है। उन सबकी इंपॉर्टेंस मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम आगे वाले पॉइंट में बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप ये बीच वाले फोटो में देखिए, यहाँ पर ये जो शील्ड दिख रहा है, इस शील्ड का क्या इंपॉर्टेंस है? ये जो शील्ड है, ये प्रोटेक्टिव शील्ड है, ये बचाता है, के बारे में बचाता होगा, ये देखेंगे। तो ये एक बिगिनिंग ऑफ सॉरी, जो शील्ड है, ये शील्ड हमें अलग अलग दुश्मनों से बचाता है। ये एक जर्मन एम्पायर या ताकत या पावर का शील्ड है ये। उसके बाद ये जो तलवार दिख रही है ना, तलवार के ऊपर ये छोटी छोटी ब्रांचेस दिख रही है यहाँ पे किसी पत्ते की, ठीक है? ये जो ब्रांचेस है, ये रेडी टू फाइट, हमेशा युद्ध करने के लिए तैयार है, का एग्जाम्पल है। जो ब्रांचेस है, ब्रांचेस शांति का प्रतीक है, मतलब तलवार युद्ध करने का प्रतीक, और ये ब्रांचेस जो है ये बनाए रखने का प्रतीक है। ओके, यहाँ पे देखिए ये क्राउन है ओक के पेड़ों के पत्तों का। क्राउन का अर्थ होता है कि हीरोइज्म। लेडी ने वो क्राउन पहन के रखा है, वो एक आइडल है उनके लिए, हीरोइज्म का वो प्रतीक होता है। ये ब्रोकन चेन का एग्जाम्पल होता है फ्रीडम, जस्ट लिबर्टी। तो इस तरह से भारत के बारे में भी हमने भी भारत देश को एक विमेन भारत के रूप में उतारा, भारत माता कहते हैं। ये देखिए ये पुरानी इमेज है। ऐसी एक और इमेज बनाई थी अभिनंद्रनाथ और बंकिम चंद्र जी ने, तो दो अलग अलग इमेजेस बनाई थी उन्होंने। एक हाथ में कुछ माला दिख रही है, हाथ में कुछ पर कुछ पेपर्स वगैरह दिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ और। तो इस तरह से ये इमेजेस बनाई जाती थी जो देश को एक्सप्लेन कर सके, वो देश का एक प्रतीक है। इमेजेस बनाई जाती थी जिसको ह्यूमन एलिगरी कहते हैं। ओके, तो हम इंसान का तो चित्र बना सकते हैं लेकिन देश का नहीं बना सकते ना। देश को एक औरत के रूप में बना, एक औरत के रूप में माना गया है, उसको पर्सनिफाई कहते हैं, एलिगरी कहते हैं, और स्पेशली फीमेल एलिगरी, फीमेल औरत के रूप में उसको बनाया गया। फ्रांस की अगर हम बात करेंगे ना, तो फ्रांस में भी ऐसा ही था। ठीक है? फ्रांस में भी उन्होंने उनके देश में एक एलिगरी बनाई, जिसका नाम उन्होंने रखा, उनके फ्रांस का नेम है, जिसको हम मरियाना कहते हैं या मैरीने कहते हैं। मरियाना या मैरीने। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हुई थी, तो फ्रांस के कुछ आर्टिस्ट ने लिबर्टी और रिपब्लिक का सिंबल बताने के लिए उन्होंने मरियाना या मैरीने नाम की एक इमेज तैयार की थी। उसमें फ्रांस में जब हमने पढ़ा था क्लास 9th में, तो वहाँ पर ब्रोकन चेन, एक टूटी हुई चेन, जिसका सिंबल है आज़ादी, फिर रेड कलर की कैप हुआ करती थी, उसका भी सिंबल था लिबर्टी। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हमने क्लास 9th में भी पढ़े थे। फ्रांस की बात करेंगे, मरीनी या मरियाना की। ओके, अब जो मरियाना या मैरीने की उन्होंने फीमेल एलिगरी बनाई, तो उसको उन्होंने उनके देश के जो कॉइन्स थे, के देश में जो कॉइन वगैरह पैसे जो प्रिंट होते हैं ना, कॉइन मेटल के, उसके ऊपर भी उन्होंने उनके देश की इमेज, जो लेडी फीमेल इमेज बनाई, उसको प्रिंट कर दिया। फिर उसके बाद स्टैम्प्स बनाए उन्होंने बहुत सारे, वहाँ प्रिंट किया गया स्टैम्प्स के ऊपर। बहुत सारे स्टैचू बनाए उन्होंने फ्रांस के अंदर, वहाँ पर उन्होंने उसको प्रिंट कर दिया। स्टैचू बनाया मरियाना का। जैसे हम भारत में देखते हैं ना भारत माता, या फिर हम अगर कोर्ट में गए तो कोर्ट में हम देखते हैं कि जो जस्टिस की एक स्टैचू बनाई होती है, जिसके आँखों पे काली पट्टी बाँधी और हाथ में तराजू है, तो वो जस्टिस को हमने, न्याय को हमने एक औरत के रूप में उतारा है। चलो अब इस पॉइंट में देखते हैं। व्हाइल इट वाज़ ईज़ी इनफ टू रिप्रेजेंट अ रूलर, अगर किसी राजा का चित्र बनाना है वो आसान है, लेकिन देश का चित्र कैसे बनाएँगे? तो इन अदर वर्ड्स दे रिप्रेजेंटेड अ कंट्री एज़ इफ इट वर अ पर्सन, हमने देश को एक इंसान के रूप में उतारा। अगर वो देश इंसान होता तो कैसा होता? तो भारत देखो, भारत ने कभी दूसरों पे अटैक नहीं किया, तब भारत माता की इमेज कैसी बनेगी? शांत, स्पिरिचुअल, डिवाइन, क्योंकि हमने किसी पे अटैक नहीं किया। भारत कभी किसी दूसरे देश का हिस्सा छीनना नहीं चाहता है, तो हमारी भारत माता की इमेज बनेगी, वो बनेगी डिवाइन, काम, स्पिरिचुअल, शांत इमेज बनेगी उसकी। ओके, तो नेशन को एक औरत के रूप में रखा गया, फीमेल फिगर, उसको फीमेल एलिगरी कहते हैं। फीमेल फिगर्स बिकेम एन एलिगरी ऑफ द नेशन, देश की पहचान बन गई। ओके, और ये देखिए क्रिश्चियन मैरीने, जिसको मरियाना भी कहते हैं फ्रांस के बारे में, फ्रांस का जो एक फ्रेंच नेम है क्रिश्चियन मैरीने या मैरियाना, ये फ्रांस की फीमेल एलिगरी है। जिसे हम भारत माता बोलेंगे तो ये फ्रांस की माता समझ लीजिए एक प्रकार से। ओके, तो ये लोगों की आइडियोलॉजी बन गई, ये लोगों की आइडिया बन गई पीपल्स नेशन। इससे हमें पता चला फ्रांस यूनिफाइड है, और फ्रांस को भी एक फीमेल एलिगरी में उतारा जा सकता है। तो ये है फीमेल एलिगरी या विजुअलाइजिंग नेशन, देश को एक औरत के रूप में, देश को एक इंसान के रूप में चित्रित करना, चित्र बनाना देश का। तो हम मैप तो बना ही देते,
लेकिन मैप के साथ-साथ हमें ये दिखाना चाहिए कि हमारा देश अगर इंसान होता तो कैसा होता। ओके, अब लास्ट पॉइंट है इस लेसन का नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। उसके पहले हम ये मैप देख लेते हैं। ये देखिए इस मैप में आपको दिखेगा एक बहुत बड़ा एम्पायर था ऑटोमन एम्पायर। ओके, ये यहाँ से मैं दिखा देता हूँ। इतना बड़ा ऑटोमन एम्पायर पहले हुआ करता था। अब यूरोपियन रिवॉल्यूशन हो गई, बहुत सारे देश आज़ाद हो गए, लेकिन इस ऑटोमन एम्पायर का एक हिस्सा है ये बाल्कन का हिस्सा। ये देखिए बाल्कन है। ओके, ये बाल्कन का कुछ हिस्सा ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था। बाल्कन और भी बड़ा है, बाल्कन और भी बड़ा है। इस बाल्कन का एक हिस्सा ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था। तो ये जो बाल्कन में जो देश है, ये देश खुद को आज़ाद करवाना चाहते हैं। इन देशों को लगता है इनको दूसरे देश पे हमला करके उनकी ज़मीन छीन लेनी चाहिए। इसलिए ऑटोमन एम्पायर में जो बाल्कन का हिस्सा है वो ज़्यादा डेंजरस और एग्रेसिव हो गया। ऑटोमन एम्पायर में जो बाल्कन एरिया का हिस्सा है, बाल्कन तो बहुत बड़ा है, तो इस बाल्कन का ये वाला हिस्सा जो ऑटोमन एम्पायर में है, यहाँ के देश एक दूसरे के खिलाफ जेलस होने लग गए। के बीच में जो देश प्रेम था ना, नेशनलिज्म, वो नेशनलिज्म धीरे धीरे खत्म होने लग गया। वो हम आपको बता देते हैं। ये देखिए, बाय द क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी का आखिरी पीरियड आने लग गया। 19th सेंचुरी का आखिरी पीरियड मतलब 75। इस पीरियड के बाद क्या हुआ? नेशनलिज्म नो लॉन्गर रिटेन इट्स आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक। यूरोप के अंदर जो देश प्रेम था ना, नेशनलिज्म, वो धीरे धीरे कम होने लग गया। और वो जो इंपेरियलिज्म और मोनार्की के लोग थे, उन्होंने इस नेशनलिज्म का फायदा उठाया। उन्होंने इस नेशनलिज्म का फायदा उठाकर इंपेरियलिज्म को मजबूत कर दिया। इंपेरियलिज्म का क्या अर्थ होता है? अपनी जमीन जो है छोटी सी, को बड़ा करना, इनको छीन लेना। इंपेरियलिज्म है, साम्राज्यवाद इसे कहते हैं। अपनी छोटी जमीन जो है दूसरे पड़ोसी देशों पे हमला करके उनकी जमीन को छीन लेना, ये इंपेरियलिज्म हो जाता है। तो 1875 का पीरियड था जब यूरोप के अंदर नेशनलिज्म धीरे धीरे कम होने लग गई। ओके, ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी, जो शुरुआत में थी ना, 1825, 30, 40, 48 के पीरियड में बहुत ज्यादा देश प्रेम था यूरोप में, लेकिन वो देश प्रेम अब धीरे धीरे खत्म हो गया, नैरो हो गया। नैरो क्रीड, लोगों के मन में अब धीरे धीरे वो देश प्रेम कम होने लग गया और खत्म होने लग गया धीरे धीरे। ओके, अब मेन पॉइंट ये आता है कि देश प्रेम अगर खत्म हो गया तो फिर वहां पे क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे? तो प्रॉब्लम ये क्रिएट होंगे कि ये देखिए मैं दिखाता हूँ। ये अगर ऑटोमन एम्पायर है, बाल्कन एम्पायर, तो देखिए ये बाल्कन का ये वाला हिस्सा ऑटोमन में है ना, ये इस हिस्से में सबसे ज्यादा जो देश थे वो एक दूसरे के खिलाफ जेलस थे, एक दूसरे का जमीन का हिस्सा हड़पना चाहते थे, छीनना चाहते थे। यहाँ पर जो देश थे हमेशा एक दूसरे पर हमला करते थे, तो एक दूसरे से जेलस थे। इस एरिया को कहते हैं बाल्कन। बाल्कन एरिया ये बहुत 1870 का पीरियड आया, जब जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ ना, उसके बाद बाल्कन वाला जो हिस्सा था वो सबसे ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम वाला हिस्सा बन गया। बाल्कन कहते हैं। ओके, द बाल्कन्स वाज अ रीजन ऑफ जोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन। बाल्कन में बहुत ज्यादा वेरिएशन है। अब देखो बाल्कन एरिया की बात करेंगे तो बाल्कन में कौन कौन है? आज के जो देश है, रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो, ये सारे के सारे बाल्कन का हिस्सा थे। ओके, और ये बाल्कन का बहुत बड़ा हिस्सा ऑटोमन एम्पायर के अंडर में। तो इस हिस्से में जो जो देश है, ये देखिए, वन बाय वन इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिटीज ब्रोक अवे। ये देश बाल्कन से अलग होना चाहते, एरिया में जो जो देश है वो बाल्कन से अलग होना चाहते। को लगता है कि हम पहले आजाद थे, आज हम बाल्कन के अंदर नहीं रह सकते। कुछ विदेशी शक्तियों की वजह से वो बाल्कन के अंदर में चले गए, लेकिन पहले वो आजाद थे, पहले वो फ्री थे। ठीक, तो अब उनको लगता है कि हमें फिर से आज़ादी की लड़ाई लड़नी चाहिए, डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। उन्होंने फिर से बाल्कन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई शुरू कर दी और वहां पर बहुत ज़्यादा झगड़े होने लग गए इन देशों के अंदर। ये बाल्कन से भी आज़ादी चाहते हैं, उसके साथ-साथ अपने पड़ोसी देश का हिस्सा भी जीतना चाहते हैं। देखिए, नेशनलिज्म तो है उनके अंदर, देश प्रेम है, लेकिन देश प्रेम के साथ-साथ वो दूसरे देश का हिस्सा जीतना चाहते हैं। समझ में आ रहा है? देश प्रेम है उनके अंदर, नेशनलिज्म है, लेकिन अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं। और इंपेरियलिज्म भी वो बढ़ावा दे रहे हैं, वो दूसरों का जमीन का हिस्सा हड़पना चाहते हैं। इस वजह से वहां पर वर्ल्ड वॉर वन की शुरुआत हो गई। देखिए बहुत ज्यादा टेंशन वाला हिस्सा ये बन गया बाल्कन का हिस्सा। ये इतना ज्यादा टेंशन का हिस्सा बन गया कि यहाँ पर एक देश बाल्कन के हाथ से छूटते गए, पर ऑटोमन एम्पायर के हाथ से छूटते गए। ये ऑटोमन एम्पायर है। अब ऑटोमन एम्पायर को लगा कि अगर ये बाल्कन के सारे देश आजाद हो गए, ऑटोमन एम्पायर छोटा हो जाएगा। तो ऑटोमन एम्पायर ने इस एरिया को थोड़ा मॉडर्न करने की कोशिश की। इस एरिया में कुछ अच्छी अच्छी नई नई
फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी बाल्कन का जो एरिया था, बाल्कन के जो देश थे यहाँ पर, ये अपने आप को आज़ाद करना ही चाहते थे। ये देखिए बाल्कन के जो देश थे वो एक दूसरे के खिलाफ जेलस थे। ठीक? उनको लगता था कि हमें दूसरों के ज़मीन, टेरिटरी को छीन लेना चाहिए, अपनी टेरिटरी को बढ़ा देना चाहिए। इस वजह से वो दूसरे देशों पे हमला कर देते थे। अच्छा युद्ध होता रहता था। तो इन युद्धों की प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। इसी वक़्त बाल्कन में कुछ बड़ी-बड़ी जो सुपर पावर्स थी ना, उनकी भी एंट्री हो गई। रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो-हंगरी, इनकी भी एंट्री हो गई वहाँ पर। इनकी एंट्री क्यों हुई? क्योंकि ये जो देश है, रशिया है, जर्मनी है या फ्रांस का भी नाम ले लो, इंग्लैंड का नाम ले लो। ये जो देश है, इंग्लैंड वगैरह, उस वक़्त इन चारों पाँचों देशों में कॉम्पिटिशन थी व्यापार को लेकर। इनका पूरे वर्ल्ड में व्यापार चल रहा था। तो इनको लगता था कि यहाँ पर भी हम व्यापार करेंगे, बाल्कन वाला हिस्सा है। तो वो चारों देश भी यहाँ कूद गए और ये चारों देश यहाँ कूद गए, जिस वजह से अलग-अलग ग्रुप्स बन गए। एक तरफ हो गई अलाइड पावर, एक तरफ हो गई एक्सिस पावर। और एक्सिस पावर में जर्मनी, इटली और अलाइड पावर में रशिया, फ्रांस, अ, इंग्लैंड, ये सारे एक तरफ हो गए और इस तरह से वहाँ पर वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हो गई। ये बाल्कन एरिया जो था, बाल्कन एरिया की वजह से वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हुई यूरोप के अंदर। अगर वो बाल्कन एरिया इतना ज़्यादा एक्सप्लोसिव बनता, वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत नहीं होती। इसका मतलब देखिए, अगर सिर्फ देश प्रेम है तो ठीक है, लेकिन अगर देश प्रेम के साथ-साथ आप अपना एरिया, ज़मीन का हिस्सा बढ़ाना चाहते हो, फिर झगड़े हो सकते हैं। इसलिए देश प्रेम और इम्पेरियलिज़्म ये जुड़ जाए, फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो ऐसा वहाँ पर हुआ और इसीलिए तो वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत भी के अंदर हो गई। और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद वाली स्टोरी तो हमें पता ही है। वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, फिर उसके बाद जर्मनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, फिर वर्ल्ड वॉर 2 हुआ और फिर उसके बाद आज धीरे-धीरे सारे देश आज़ाद हो गए। अब देखिए जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ ना, ये यहाँ पे जो बाल्कन की हमने बात की, एरिया में जो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, इस वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बहुत सारे देश कमज़ोर हो गए। इंग्लैंड भी कमज़ोर हुआ और उनके कमज़ोर होने के बाद इंडिया जैसे देश, श्रीलंका जैसे देश, इन्होंने फिर आज़ादी के लिए डिमांड करना शुरू कर दिया क्योंकि हमें पता चल गया कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बहुत सारे देश कमज़ोर हो चुके हैं। तो हमारे जैसे देश जो ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में थे, श्रीलंका था, बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ थी, इन्होंने भी आज़ादी की लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया। तो इस तरह से धीरे-धीरे बहुत सारे एशियन और अफ्रीकन देश भी आज़ाद हो गए। तो ये बाल्कन की वजह से वर्ल्ड वॉर 1 हुआ। बाल्कन के देश एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे थे और उसी वक़्त बड़ी-बड़ी सुपर पावर भी वहाँ आ गई। इस वजह से पूरा वर्ल्ड 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक तरफ अलाइड पावर, एक तरफ एक्सिस पावर और वर्ल्ड वॉर 1 हुआ और वर्ल्ड वॉर 1 होने के बाद ऑटोमन एम्पायर की भी पावर कम हो गई और बहुत सारे एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज भी आज़ाद हो गई। तो यहीं पर अपना ये लेसन जो है वो खत्म होता है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। देश प्रेम शुरू भी हुआ और देश प्रेम की और नेशनलिज्म नेशनलिज्म और इम्पेरियलिज्म जुड़ा भी और बाद में वर्ल्ड वॉर 1 भी हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका लेसन था राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अगर आपको कोई पार्ट नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को उस पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर वीडियो बना के भेजूँगा। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हम मिलेंगे अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।